नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय मंडावी और स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो देखिए, पिछले वीडियो में हमने हिंदी का प्रैक्टिस सेट 7 कवर किया था और आज के इस वीडियो में हम हिंदी का पार्ट 15 कवर करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा और हमारे YouTube चैनल मंडावी एजुकेशन को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए, आज का हमारा पहला टॉपिक है वाक्य। तो आज हम वाक्य के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, किस तरीके के वाक्य होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए, यहाँ पर शब्दों का दो या दो से अधिक पदों के सार्थक समूह जिसका पूरा अर्थ निकलता हो उन्हें वाक्य कहा जाता है। उदाहरण के रूप में हम बालिका सोती रहती है वाक्य लेते हैं। यहाँ पर शब्दों को एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित किया गया है जो एक साथ मिलकर आपस में सार्थक समूह का निर्माण करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर शब्दों का दो या दो से अधिक पदों, ठीक है, दो या दो से अधिक पदों के सार्थक समूह जिसका पूरा अर्थ निकलता है। तो दो या दो से अधिक पद जिनका कोई अर्थ निकलता है वो क्या कहलाता है? वाक्य कहलाता है। अब यहाँ पर देखिए, उदाहरण के रूप में हम बालिका सोती रहती है, ठीक, बालिका सोती रहती है वाक्य लेते हैं। तो यहाँ पर शब्दों को एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित किया गया है। तो देखिए, जो बालिका सोती रहती है ये एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित है। ठीक है, बालिका जो है वो सो रही है या सोती रहती है। तो यहाँ देखिए, जो एक साथ मिलकर आपस में एक सार्थक समूह का निर्माण करते हैं। ठीक, ऐसा सार्थक समूह जिनका कोई अर्थ निकलता हो। ठीक, अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं हम। तो देखिए, यहाँ पर एक पूर्ण विचार संप्रेषित करने वाला शब्द समूह वाक्य कहलाता है। वाक्य के 3 गुण होते हैं, इनके अभाव में वाक्य अर्थहीन हो जाते हैं। ये हैं योग्यता, आवश्यकता तथा क्रमबद्धता। जब वाक्य का प्रत्येक पद अथवा शब्द अर्थ की बोधकता सिद्ध करे तो यह समझना चाहिए कि वाक्य में योग्यता विद्यमान है। तो देखिए, यहाँ पर एक पूर्ण विचार संप्रेषित करने वाला शब्द, ठीक, समूह क्या कहलाता है? वाक्य कहलाता है। तो एक पूर्ण विचार संप्रेषित करना मतलब उस वाक्य का या विचार का कोई अर्थ निकल रहा है। ठीक, वाक्य के 3 गुण होते हैं, कौन कौन से? तो इनके अभाव में वाक्य अर्थहीन हो जाता है। तो देखिए, वाक्य के 3 गुण होते हैं और ये जब 3 गुण नहीं होते किसी वाक्य में तो वाक्य क्या हो जाता है? अर्थहीन हो जाता है। ये है योग्यता, आवश्यकता और क्रमबद्धता। तो देखिए, वाक्य में क्रमबद्धता तो होनी ही चाहिए, ठीक है, और वाक्य में किसी की आवश्यकता पर बात होनी चाहिए और योग्यता। तो देखिए, हम इस उदाहरण से अच्छे समझ पाएंगे। अब देखिए, यहाँ पर जब वाक्य का प्रत्येक पद अथवा शब्द अर्थ की बोधकता सिद्ध करे, ठीक, वाक्य का प्रत्येक पद क्या करे? अर्थ की बोधकता सिद्ध करे, तो यह समझना चाहिए कि वाक्य में योग्यता विद्यमान है। अब देखिए, यहाँ पर जब वाक्य का प्रत्येक पद या शब्द क्या करे? अर्थ की बोधकता सिद्ध करें, मतलब अर्थ प्रदर्शित करें, तब वाक्य में क्या है? योग्यता विद्यमान है। अब यहाँ पर देखिए, उदाहरण से हम इसे अच्छे समझ पाएंगे। तो देखिए, यहाँ पर जैसे किसान लाठी से खेत जोतता है, तो इस वाक्य में अर्थ की बोधकता नहीं है। ठीक, किसान क्या है? लाठी से खेत जोत रहा है, तो इसमें अर्थ की बोधकता नहीं है, क्योंकि लाठी से खेत कैसे जोतेगा? नहीं जोत सकता। ठीक, तो यह अर्थहीन वाक्य है, जिस कारण यह शुद्ध वाक्य नहीं माना जाता। ठीक, तो यह क्या अशुद्ध वाक्य है? क्योंकि किसान लाठी से नहीं हल से खेत जोतता है। तो अगर यहाँ पर हल होता तब क्या होता? किसान हल से खेत जोतता है, तब उस वाक्य में का कोई अर्थ निकलता है। ठीक है, पर यहाँ पर लाठी से खेत जोतता है तो उसका कोई अर्थ नहीं निकलता। ठीक, तो वही कहना चाह रहे हैं यहाँ पर इस वाक्य में योग्यता की कमी है, ठीक है, क्रमबद्धता की कमी है और अर्थ भी नहीं निकल रहा है। ठीक, अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं हम। तो देखिए, यहाँ पर वाक्यों में प्रयुक्त पदों या शब्दों को बोध के अनुसार रखने की प्रक्रिया को क्रम कहा जाता है। तो देखिए, यहाँ पर वाक्य में जो प्रयुक्त पद होते हैं या शब्द होते हैं उन्हें उनके अर्थों के हिसाब से रखने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? क्रम कहा जाता है। अब देखिए, उदाहरण से हम इससे अच्छे समझ पाएंगे। तो देखिए, जैसे रोटी पायल खाती है। अब देखिए, रोटी पायल खाती है, तो ये क्या है? यह एक अर्थहीन वाक्य है, अशुद्ध वाक्य है। इस वाक्य में शब्दों का क्रम सही नहीं है। ठीक, यहाँ पर देखिए, इस वाक्य में क्या है? शब्दों का सही क्रम नहीं है। ठीक, पायल रोटी से पूर्व रखने पर शुद्ध वाक्य बनेगा। अब देखिए, पायल को क्या करेंगे? रोटी से पूर्व रखेंगे, तब क्या होगा? पायल रोटी खाती है, ये बनेगा, तो ये शुद्ध वाक्य होगा और इसका कोई अर्थ निकलेगा। पर अभी जो वाक्य दिया हुआ है रोटी पायल खाती है, यह अर्थहीन वाक्य है। तो यहाँ पर शब्दों के बोध के अनुसार यहाँ पर क्रमबद्धता होनी चाहिए, तब क्या होगा? वाक्य शुद्ध होगा, वरना अशुद्ध हो जाएगा। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ पर वाक्यों को व्यवस्थित और तर्कसंगत रूप देने को व्याकरण में महत्व दिया गया है। किसी वाक्य में सार्थक शब्दों को यथास्थान रखने की क्रिया को क्रम या पदक्रम कहा जाता है। इसे वाक्य विन्यास भी कहते हैं। तो देखिए, यहाँ पर वाक्य को व्यवस्थित तरह तर्कसंगत रूप देने को व्याकरण में महत्व दिया गया है। ठीक, मतलब वाक्य को व्यवस्थित भी रखना है और हमें तर्कसंगत भी रखना है वाक्य को।
किसी वाक्य में सार्थक शब्दों को यथास्थान रखने की क्रिया को क्रम या पदक्रम कहा जाता है। अब देखिए, जो शब्द उपयोग होते हैं वाक्य में, उन्हें क्रमबद्ध रखना ज़रूरी होता है, ठीक है, तभी इसका कोई अर्थ निकलेगा। और इसे ही, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, वाक्य विन्यास भी कहते हैं, तो ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट देखिए यहाँ पर, हिंदी वाक्य के आरंभ में कर्ता, उसके बाद कर्म तथा अंत में क्रिया का व्यवहार होता है। तो देखिए, हिंदी वाक्य में क्या होता है, आरंभ में कर्ता होता है, ठीक है, उसके बाद कर्म और अंत में क्रिया। तो देखिए, कर्ता मतलब क्या होगा, जैसे कि राम श्याम, ये कर्ता हो गए। कर्म क्या होगा, जो वह काम कर रहा है, और क्रिया क्या होगा, वह जो कार्य कर रहा है वह क्रिया है, ठीक। अब हम इसे उदाहरण से अच्छे समझ पाएंगे। तो देखिए यहाँ पर, जैसे कमल बाजार जाता है, ठीक, कमल क्या कर रहा है, बाजार जा रहा है। तो इस वाक्य में कमल क्या होगा, वो कर्ता होगा, ठीक, बाजार जो होगा वो कर्म होगा, और जाना क्या होगा, क्रिया होगा। तो देखियो, कमल करता है और वह क्या कर रहा है, बाजार जाने का काम कर रहा है, तो बाजार कर्म हुआ और जाना क्रिया हुआ। बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। अब यहाँ पर देखिए अगला पॉइंट, प्रश्नवाचक पद या शब्द संज्ञा से पहले रखा जाता है। अब देखिए यहाँ पर जो प्रश्नवाचक पद होते हैं, जैसे कि क्या, क्यों, कैसे, ये क्या होते हैं, प्रश्नवाचक पद होते हैं। इन्हें हमेशा संज्ञा के पहले रखा जाता है। अब यहाँ पर उदाहरण से हम अच्छे समझ पाएंगे। देखिए, क्या रीना सो गई। तो देखिए, जो क्या है वो क्या है, प्रश्नवाचक पद है, और रीना क्या है, संज्ञा है। तो देखिए यहाँ पर क्या को रीना के पहले रखा है, तो जो प्रश्नवाचक पद है उसे संज्ञा के पहले रखना है। तो क्या रीना सो गई, ये शुद्ध वाक्य है। अब यहाँ पर अगर ऐसा होता है कि रीना क्या सो गई है, तो यह शुद्ध वाक्य होता है, क्योंकि जो प्रश्नवाचक पद है वो संज्ञा के बाद नहीं रखा जाएगा, संज्ञा के पहले रखा जाएगा। अब यहाँ पर देखिए अगला टॉपिक हम देख लेते हैं, पदबंध। तो वाक्य के उस भाग को जिसमें एक से अधिक पद परस्पर संबंध निर्मित कर अर्थ प्रदान करते हैं किंतु पूरा अर्थ नहीं देते, पदबंध या वाक्यांश कहलाते हैं। पदबंध में एकाधिक शब्द होते हैं, इनका एक दूसरे से निश्चित संबंध होता है। यह वाक्य की एक इकाई है जो वाक्य की संरचना तथा उसके अर्थ को प्रभावित करता है। पदबंध में शब्दों का क्रम निश्चित होता है। अब देखिए यहाँ पर इस पॉइंट को हम अच्छे समझते हैं कि वाक्य के उस भाग को जिसमें एक से अधिक पद परस्पर संबंध निर्मित कर अर्थ प्रदान करते हैं। अब देखिए, वाक्य का वह भाग जिसमें एक से अधिक पद हों और वो क्या करेंगे, परस्पर संबंध प्रदर्शित करेंगे और कोई अर्थ प्रदान करेंगे, किंतु पूरा अर्थ नहीं देते, पदबंध या वाक्यांश कहलाते हैं। पर क्या करते हैं, पूरा अर्थ नहीं देते हैं, ठीक है, वो क्या कहलाते हैं, पदबंध या वाक्यांश, मतलब वाक्य के कुछ अंश कहलाते हैं। पदबंध में एकाधिक शब्द होते हैं और इनका एक दूसरे से निश्चित संबंध होता है। तो देखिए, पदबंध में क्या होता है, एक से अधिक शब्द होते हैं और उनका परस्पर कुछ संबंध होता है। यह वाक्य की एक इकाई है जो वाक्य की संरचना तथा उसके अर्थ को प्रभावित करता है। बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। पदबंध में शब्दों का क्रम निश्चित होता है। अब देखिए, पदबंध में क्या होते हैं, शब्दों का जो क्रम है वो निश्चित होता है। अब हम इसे उदाहरण से अच्छे समझ पाएंगे। तो देखिए यहाँ पर संज्ञा पदबंध, विशेषण पदबंध, सर्वनाम पदबंध, क्रिया पदबंध, क्रिया विशेषण पदबंध प्रमुख पदबंधों के प्रकार हैं। तो ध्यान रखिएगा, पदबंधों के प्रकार कौन कौन से हैं, संज्ञा पदबंध, विशेषण पदबंध, सर्वनाम पदबंध, क्रिया पदबंध, क्रिया विशेषण पदबंध, ये पदबंध के प्रकार हैं। अब यहाँ पर देखिए उदाहरण देख लेते हैं, उदाहरण से आपको अच्छे समझ में आएगा। तो देखिए यहाँ पर भारत के प्रधानमंत्री, प्रथम प्रधानमंत्री, ये क्या है, संज्ञा पदबंध है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, ठीक। अब यहाँ पर देखिए, ये सिंपल सी लाइन है कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, तो ये संज्ञा हुआ। अब यहाँ पर देखिए दूसरा उदाहरण, शेर के समान शक्तिशाली, तो ये क्या हुआ, विशेषण पदबंध हुआ, क्योंकि शेर के समान शक्तिशाली कह रहा है, मतलब विशेषता कर रहा है कि वह शेर के समान शक्तिशाली है, तो ये क्या हुआ, विशेषण पदबंध हुआ। मतलब विशेषण पदबंध मतलब ऐसा पदबंध जो किसी चीज़ की विशेषता बता रहा है, तो वो क्या होगा, विशेषण पदबंध होगा। उसी प्रकार देखिए यहाँ पर, अपनों से सताई गई वह सर्वनाम पदबंध है, ठीक है। तो देखिए, अपनों से सताई गई वह, तो यहाँ पर अपने आ रहा है और वह आ रहा है, तो देखिए यहाँ पर संज्ञा के बदले प्रयोग किया गया है सर्वनाम, तो यह क्या होगा, सर्वनाम पदबंध होगा। उस प्रकार देखिए आगे देखते हैं, जाता हुआ मतलब है क्रिया पदबंध। तो देखिए, जाता हुआ मतलब जा रहा है, क्रिया हो रही है, तो वो क्या होगा, क्रिया पदबंध होगा। उसी प्रकार देखिए यहाँ पर, पहले से बहुत धीरे मतलब क्रिया विशेषण पदबंध। तो देखिए, पहले से बहुत धीरे, तो मतलब कोई कार्य हो रहा है पहले से बहुत धीरे, और कैसा हो रहा है कार्य, जो बहुत धीरे हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए, पहले से बहुत धीरे, तो यहाँ पर कार्य भी हो रहा है और बहुत धीरे मतलब वो विशेषता बता रहा है कि धीरे हो रहा है, तो ये क्या होगा, क्रिया विशेषण पद बंद होगा, ठीक। अब देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कि अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल मंडावी एजुकेशन को सब्सक्राइब कीजिएगा,
साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कीजिएगा और हमारे फेसबुक ग्रुप को भी ज्वाइन कीजिएगा। लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर किसी भी प्रकार का डाउट होता है आपको वीडियो से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट बात कि आप वीडियो को कम से कम 2 बार देखिए, जिससे आपको चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आएगी और आप चीज़ों को ध्यान पर रख पाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा टॉपिक है उपवाक्य। तो देखिए यहाँ पर उपवाक्य भी पदबंध की तरह पदों का समूह है, लेकिन इससे केवल आसिंग भाव ही सामने आता है। उपवाक्य क्रिया हमेशा मौजूद रहती है। तो देखिए यहाँ पर उपवाक्य भी पदबंध की तरह पदों का समूह है। ठीक है, तो उपवाक्य भी क्या है, पदबंध की तरह ही है, पदों का समूह, लेकिन इससे केवल आसिंग भाव ही सामने आता है। पर उपवाक्य से क्या होता है, आसिंग भाव ही सामने आता है, क्योंकि ये उपवाक्य है, मतलब वाक्य का एक वो है भाग, उपभाग है, तो वो उपवाक्य होगा। और इससे क्या होता है, आसिंग भाव सामने आता है। उपवाक्य क्रिया हमेशा मौजूद रहती है। उपवाक्य में क्या होती है, क्रिया हमेशा मौजूद रहती है। आप देखिए, हम इसे उदाहरण से अच्छे समझ पाएंगे, तो ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर जैसे जैसे खाना पकाया गया वैसे ही वह वहाँ से चला गया। ठीक, तो यहाँ पर देखिए इस वाक्य में जैसे ही खाना पकाया उपवाक्य है, ध्यान रखिएगा। जैसे ही खाना पकाया जो है पद, वो उपवाक्य है, जिससे वाक्य के पूर्ण अर्थ की प्राप्ति नहीं होती। ठीक, तो ऐसा वाक्य जिसे पूर्ण अर्थ की प्राप्ति नहीं होती क्या कहलाता है, उपवाक्य कहलाता है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए उपवाक्य का आरंभ जिससे, जैसे, जब, ज्यों ज्यों, यद्यपि इत्यादि से प्रारंभ होता है। तो ध्यान रखिएगा कि उपवाक्य का जो प्रारंभ है वो कहाँ कहाँ से होता है, तो जिससे, जैसे, जब, ज्यों ज्यों, यद्यपि, ये क्या है, उपवाक्य की पहचान है। ये उपवाक्य यहाँ से शुरू होते हैं। ठीक, अब यहाँ पर देखिए जैसे ही खाना पकाया गया। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप वो कर देंगे, स्किप कर देंगे, ठीक है, वाक्य को, तो यहाँ पर देखिए यह पूर्ण अर्थ नहीं दे रहा है। ठीक है, आधा अधूरा लग रहा है। उसके बाद वैसे ही वह वहाँ से चला गया, तब क्या होता है, वाक्य पूर्ण होता है। अब यहाँ पर देखिए उपवाक्य 3 प्रकार के होते हैं, तो कौन कौन से, संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य। ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्रिया संज्ञा द्वारा किया जाता है। वह आदमी जो कल आया था अब नहीं आएगा। इस वाक्य में जो कल आया था विशेषण उपवाक्य है। तो देखिए यहाँ पर क्रिया संज्ञा द्वारा किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा। देखिए संज्ञा क्या होता है, संज्ञा राम, महेश, सुरेश, यही सब संज्ञा है। तो संज्ञा क्या होती है, संज्ञा जो क्रिया है वो संज्ञा द्वारा ही किया जाता है, आप सभी को पता है। अब वह आदमी जो कल आया था अब नहीं आएगा। तो देखिए यहाँ पर जो वह है वह क्या, संज्ञा के जगह पर यूज़ किया गया, मतलब सर्वनाम है। ठीक है, वह। और तो देखिए इस वाक्य में जो कल आया था विशेषण उपवाक्य है। तो देखिए जो कल आया था, है ना, वो क्या है, उपवाक्य है। देखिए यहाँ पर जो कल, तो देखिए हमने पहले ही पढ़ा है कि जो उपवाक्य वो कहाँ, जिससे, जो, जैसे, इससे ही शुरू होती है। ठीक है, उपवाक्य। तो जो कल आया था ये क्या है, उपवाक्य है। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए उदाहरण दिया अगला, राहुल ने कहा कि मैं पढ़ूंगा। इस वाक्य में मैं पढ़ूंगा संज्ञा उपवाक्य का उदाहरण है। तो देखिए यहाँ पर राहुल ने कहा कि मैं पढ़ूंगा, तो इस वाक्य में जो मैं पढ़ूंगा वो क्या है, संज्ञा उपवाक्य का उदाहरण है। अब देखिए मैं पढ़ूंगा संज्ञा उपवाक्य है। ठीक, तो इसमें मैं जो आ रहा है वो संज्ञा की जगह लिया गया है, मतलब सर्वनाम है। ठीक, तो मैं आ गया या वह आ गया तो वो भी क्या होगा, संज्ञा ही होगा। ठीक है, मतलब संज्ञा उपवाक्य ही होगा। अब यहाँ पर देखिए अगला उदाहरण है, जब वसंत आता है तो फूल खिलते हैं। इस वाक्य में जब वसंत आता है क्रिया विशेषण उपवाक्य का उदाहरण है। क्रिया विशेषण उपवाक्य द्वारा समय, स्थान, कारण, उद्देश्य, फल, अवस्था इत्यादि का बोध होता है। तो देखिए यहाँ पर जब वसंत आता है तो फूल खिलते हैं। इस वाक्य में जब वसंत आता है क्या है, क्रिया विशेषण उपवाक्य है। ठीक, जब वसंत आता है, तो हमने पहले ही पढ़ा है कि जब, जिससे, जो, ऐसा अगर कुछ आएगा तो वो क्या होगा, उपवाक्य होगा। ठीक, और यह क्या है, क्रिया विशेषण उपवाक्य है। तो यहाँ पर देखिए क्रिया हो रही है जब वसंत आता है। ठीक है, तो क्रिया क्या हो गई, आता है, और विशेषण क्या हो गया, वसंत, वसंत आ रहा है, तो ये क्या होगा, क्रिया विशेषण उपवाक्य होगा। अब यहाँ पर देखिए क्रिया विशेषण उपवाक्य द्वारा समय, स्थान, कारण, उद्देश्य, फल, अवस्था इत्यादि का बोध होता है। तो देखिए ध्यान रखिएगा, क्रिया विशेषण उपवाक्य द्वारा क्या क्या का बोध होता है, समय का बोध होता है, स्थान का बोध होता है, कारण का, उद्देश्य का, फल का, अवस्था का। तो यहाँ पर देखिए जब वसंत आता है तो फूल खिलते हैं। तो यहाँ पर देखिए बोध हो रहा है वसंत का, मतलब यहाँ पर अवस्था का बोध हो रहा है, मौसम की अवस्था का बोध हो रहा है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अगला यहाँ पर देखिए, वाक्य के भेद वाक्यों का वर्गीकरण मुख्यतः 2 आधारों पर किया जाता
है। तो देखिए वाक्य का जो वर्गीकरण है दो आधारों पर किया जाता है। कौन कौन से? तो पहला है रचना के आधार पर और दूसरा है अर्थ के आधार पर। तो पहले हम देख लेते हैं रचना के आधार पर वाक्य के भेद। तो देखिए रचना के आधार पर वाक्य के तीन भेद है। कौन कौन से? सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। ध्यान पे रखिएगा। अब पहला पढ़ लेते हैं हम सरल वाक्य। तो देखिए यहाँ पर सरल वाक्य जिस वाक्य में एक उद्देश्य तथा कर्ता के संबंध में कहा गया शब्द मौजूद हो वैसे वाक्य सरल वाक्य कहलाते हैं। तो ध्यान पे रखिएगा, जिस वाक्य में एक उद्देश्य तथा कर्ता के संबंध में कहा गया हो शब्द मौजूद हो वैसे वाक्य क्या कहलाते हैं? सरल वाक्य कहलाते हैं। अब यहाँ पर उदाहरण देख लेते हैं हम। जैसे मोहन दूध पीता है। तो देखिए यहाँ पर मोहन क्या हो गया? कर्ता हो गया। पीता क्या हो गया? क्रिया हो गया। और दूध क्या हो गया? कर्म हो गया। तो यहाँ देखिए हमने पढ़ा कि कर्ता और उद्देश्य में सीधा संबंध होता है और एक सरल वाक्य में कर्ता और क्रिया हो दोनों होते हैं। तो देखिए यहाँ पर कर्ता मोहन है और वो क्या कर रहा है? दूध पी रहा है। मतलब उद्देश्य क्या है? दूध पीने का, तो वह सीधा कर्ता से संबंधित है। ठीक। और यहाँ पर क्रिया भी है पीता, पीना। तो यह एक सरल वाक्य है। ठीक। अब यहाँ पर देखिए अगला है मिश्र वाक्य। जिस वाक्य में सरल वाक्य के साथ दूसरा वाक्य संबंध हो उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। ऐसे वाक्यों में से अधिक सामाजिक क्रियाएं शामिल होती हैं। तो देखिए यहाँ पर जिस वाक्य में सरल वाक्य के साथ दूसरा वाक्य संबंध हो, ठीक है, जिस वाक्य में क्या हो? सरल वाक्य के साथ दूसरा वाक्य संबंध हो उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। तो मिश्र वाक्य तो हम नाम से स्पष्ट है, तो इसमें दो तरह के वाक्य होंगे तभी तो मिश्र होगा ना। अब ऐसे वाक्यों में से अधिक सामाजिक क्रियाएं शामिल होती हैं। अब ऐसे वाक्यों में क्या होती है? अधिक सामाजिक क्रियाएं। मतलब हम उदाहरण देख लेते हैं पहले। जैसे वह कैसा व्यक्ति होगा जिसने आम नहीं खाया। तो देखिए एक मिश्र वाक्य है, इसमें क्या है? वह कैसा व्यक्ति होगा। यहाँ पर देखिए दो वाक्य यहाँ पर संबंधित हैं, ठीक है, आपस में एक दूसरे से। और यहाँ पर क्या है? अधिक सामाजिक क्रियाएं शामिल है। मतलब देखिए वह कैसा व्यक्ति होगा, मतलब यहाँ पर उस व्यक्ति को यह जज कर रहा है, ठीक है, कि वह कैसा व्यक्ति होगा जिसने आम नहीं खाया है। ठीक है, तो ये क्या होगा? मिश्र वाक्य होगा। अब यहाँ पर देखिए अगला है संयुक्त वाक्य। तो देखिए यहाँ पर जिस वाक्य में सरल अथवा मिश्र वाक्यों का मेल रहता है उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। संयुक्त वाक्यों में सरल अथवा मिश्र वाक्यों का मेल संयोजक अवयवों द्वारा होता है। तो देखिए यहाँ पर जिस वाक्य में सरल अथवा मिश्र वाक्यों का मेल रहता है, ठीक, संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। बहुत ही सिंपल चीज़ है कि पहले हमने सरल वाक्य पढ़ा, फिर हमने क्या पढ़ा? मिश्र वाक्य पढ़ा। अब इन दोनों का संयुक्त रूप, मतलब जिस वाक्य में सरल वाक्य भी हो और मिश्र वाक्य भी हो, तो दोनों वाक्यों को क्या कहेंगे? संयुक्त वाक्य कहेंगे। अब यहाँ पर देखिए संयुक्त वाक्यों में सरल अथवा मिश्र वाक्यों का मेल संयोजक अवयवों द्वारा होता है। अब देखिए संयुक्त वाक्य और सरल वाक्य का जो मेल होता है वह संयोजक अवयवों द्वारा होता है। हम उदाहरण से देख लेते हैं, अच्छे समझ में आएगा उदाहरण। यहाँ पर देखिए जैसे मैं जा रहा था और वह उधर से आया। तो यह वाक्य दो सरल वाक्यों के मेल से संयुक्त वाक्य बना है, जबकि और संयोजक है। तो देखिए यहाँ पर मैं जा रहा था, ये एक सरल वाक्य है, वह उधर से आया, ये दूसरा सरल वाक्य है, और बीच में क्या है? और आ गया, तो ये क्या है? संयोजक अवयव है। तो इसने क्या किया? दोनों वाक्यों को जोड़ दिया, तब क्या बन गया? संयुक्त वाक्य बन गया। ठीक, बस ये कहना चाह रहा है, बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। अब यहाँ पर देखिए दूसरा है अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद। तो यहाँ पर देखिए विधिवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक, निश्चयवाचक, संदेहवाचक, इच्छावाचक तथा संकेतवाचक क्या हैं? अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद हैं। ध्यान पर रखिएगा। अब यहाँ पर देखिए विधिवाचक वाक्य से किसी बात के होने का बोध होता है। तो देखिए जो विधिवाचक वाक्य होता है उससे किसी बात के होने का बोध होता है। हम उदाहरण देख लेते हैं। जैसे सरल वाक्य उसने खा लिया है, राहुल सो चुका है। मिश्र वाक्य मैं खाना खा चुका तब वह आया, राहुल सो चुका था तब रीना आई। संयुक्त वाक्य अंग्रेज भाग गए और भारत आज़ाद हुआ। तो देखिए यहाँ पर विधिवाचक वाक्य का होता है किसी बात के होने का बोध होता है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर उदाहरण दिया है कुछ। देखिए जैसे सरल वाक्य जो है वह किस तरीके के होते हैं कि उसने खा लिया, तो ये क्या है? एक सरल वाक्य है। और देखिए उसी प्रकार देखिए और राहुल सो चुका है, ये भी एक सरल वाक्य है। अब मिश्र वाक्य देख लेते हैं किस टाइप का रहता है। देखिए मिश्र वाक्य में देखिए मैं खाना खा चुका तब वह आया, यह एक प्रकार का मिश्र वाक्य है। दूसरा देख लेते हैं राहुल सो चुका था तब रीना आई, ये भी एक मिश्र वाक्य है। अब देखिए संयुक्त वाक्य में अंग्रेज भाग गए और भारत आज़ाद हुआ। तो ध्यान पे रखिएगा संयुक्त वाक्य में हमेशा और संयोजक अवयव होता है। और ठीक है, कोई भी वाक्य में अगर आपको संयोजक शब्द रखें जो दो वाक्यों को जोड़ रहा हो तब वो क्या होगा? संयुक्त वाक्य होगा। तो
तो यहाँ पर देखिए अंग्रेज भाग गए और भारत आज़ाद हुआ। तो यहाँ पर और क्या संयोजक अवयव, तो ये संयुक्त वाक्य होगा। बाकी देखिए मिश्र वाक्य में कोई संयोजक शब्द नहीं है। जैसे देखिए यहाँ पर राहुल सो चुका है तब रीना आई, इसमें कोई संयोजक शब्द नहीं है। तो क्या होगा मिश्र वाक्य, दो अलग अलग वाक्य हैं, ठीक है, पर कोई संयोजक शब्द नहीं है। तो मिश्र वाक्य और सरल वाक्य, उसने खा लिया, यह एक सरल वाक्य है। राहुल सो चुका है, ये भी सरल वाक्य है। तो ध्यान पे रखिएगा, बहुत ही सिंपल चीज़ है। अगला देख लेते हैं हम, निषेधावाचक वाक्य राहुल नहीं सो सका से किसी बात का न होने का बोध होता है। तो बहुत ही सिंपल सी चीज़ है कि निषेधवाचक वाक्य मतलब जिसमें न आए, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए राहुल नहीं सो सका, तो इसमें क्या होगा, नहीं का प्रयोग हो रहा है, मतलब ये क्या होगा, निषेधवाचक वाक्य होगा, ठीक। अब जैसे सरल वाक्य उसने खाना नहीं खाया, तो देखिए निषेधवाचक वाक्य में भी सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य तीनों होंगे। तो सरल वाक्य क्या होगा, उसने खाना नहीं खाया, सरल वाक्य हो गया, ठीक है। मिश्र वाक्य क्या होगा, मैं खाना नहीं खा रहा था जब तक वह नहीं आता, तो ये निषेधवाचक में मिश्र वाक्य हो गया। अब उसी प्रकार देखिए राहुल तब तक नहीं सो सकता जब तक रीना नहीं आती, ठीक, ये भी मिश्र वाक्य हो गया। इसमें संयोजक अवयव नहीं है, आप ध्यान रखिएगा, इसमें और शब्द का प्रयोग नहीं हो रहा है, मतलब ये क्या होगा, मिश्र वाक्य होगा। अब यहाँ पर देखिए संयुक्त वाक्य में भारत आज़ाद नहीं हुआ था और अंग्रेज जाने लगे, तो यहाँ पर क्या हुआ, संयुक्त वाक्य हुआ, क्योंकि इसमें और शब्द का प्रयोग हो रहा है। अब देखिए यहाँ पर अगला है आज्ञावाचक वाक्य से आज्ञा का बोध होता है। तो बहुत ही सिंपल सी चीज़ है कि आज्ञावाचक वाक्य से क्या होगा, आज्ञा का बोध होगा। अब यहाँ पर उदाहरण देख लेते हैं, जैसे तुम इधर आओ करण सोने जाओ, तो ये क्या होगा, आज्ञा का बोध हो रहा है, तो ये क्या होगा, आज्ञावाचक वाक्य हुआ, ठीक है। तुम इधर आओ और करण सोने जाओ, आज्ञा दे रहे किसी को, तो बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, ये आज्ञावाचक वाक्य होगा। अब उसी प्रकार देख लेते हैं अगला, जिस वाक्य से प्रश्न किए जाने का बोध हो तो वह वाक्य प्रश्नवाचक वाक्य कहलाता है। बहुत ही सिंपल चीज़ है। उदाहरण देख लेते हैं, क्या उसने खाना खाया, तुम कहाँ जा रहे हो, तो यहाँ पर देखिए प्रश्न पूछने का बोध हो रहा है, तो क्या होगा, प्रश्नवाचक वाक्य होगा। बहुत ही सिंपल चीज़ है। अगला यहाँ पर देख लेते हैं, विस्मयवाचक वाक्य से आश्चर्य, दुख या सुख का बोध होता है, जैसे अरे वह आ रहा है, देखो उसने कमाल कर दिया, तो ये क्या होगा, विस्मय हो रहा है, देखो उसने कमाल कर दिया, या जैसे अरे वह आ रहा है, ये क्या होगा, विस्मय का बोध हो रहा है, ठीक है। या दुख या सुख का भी बोध होता है, वह क्या होता है, विस्मयवाचक वाक्य कहलाता है। बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। तो देखिए इस तरीके से हमारा आज का यह वीडियो कंप्लीट होता है, ठीक है। तो अगली वीडियो में हम अगला पार्ट कवर करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।